Hi guys, welcome back to my channel. So today I am going to tell you the correct way of writing article. So this is being asked in class 10th, 11th and 12th, and this carries all total 10 marks, right? So you should be very फ्लुएंट वाइल राइटिंग द आर्टिकल. तो देखो जो आर्टिकल होता है ये क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं. तो दिस इज वंस ओन थॉट ऑन अ पर्टिकुलर इशू विच आर फ्रेम टुगेदर इन अ पैराग्राफ. तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मतलब अलग अलग पैराग्राफ में जब हम एक पर्टिकुलर इशू के बारे में अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसको ही बोला जाता है आर्टिकल. ठीक है, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है एक रिपोर्ट में और आर्टिकल में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. सो रिपोर्ट इज एक्चुअली a description of an event which has already held in the past and what is your experience with that is what you have to write in a report, है ना. ये particularly event के बारे में होता है. whereas एक article is the combination of different words, different opinions and different scenario in reference to a single topic being given to you. तो यहाँ पर आपको थॉट्स और अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको आर्टिकल पैराग्राफ्स में लिखना होता है. ठीक है, तो रिपोर्ट एक इवेंट के लिए लिखी जाती है, वेयरएज आर्टिकल जो होता है ये आप आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर शो करते हो, है ना. तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है सो दैट यू कैन स्कोर ऑल योर 10 मार्क्स. तो देखो सबसे पहले जो टाइटल होता है ये 5 to 6 मैक्स 5 to 6 वर्ड्स में देना होता है और इसको कैपिटल रखना. तो इट विल लुक ऑल्सो समवेयर सिस्टमैटिक और वो एक टाइटल वाली फीलिंग भी आएगी, है ना. इसके अलावा हमारी जो बिगनिंग एज वेल एज जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि बिगनिंग में पढ़ते हुए लगे इंसान को कि हाँ आगे भी पढ़ते हैं, और एंडिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इससे लगे कि यार शिट ख़त्म हो गया, है ना. तो आपको इस तरह से लिखना है. इसके अलावा आप कोशिश करना कि जो भी आपको इशू दिया हुआ है, वैसे तो अगर बोर्ड्स है तो वहाँ पर ना वो एक जनरल इशू के बारे में ही आपसे पूछेंगे. इवन इफ़ यू आर अपियरिंग इन योर स्कूल एग्जामिनेशन तो वहाँ पर भी जनरल इश्यूज़ ही होते हैं. तो उससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स आपको पता हो या फिर कुछ रिपोर्ट उससे रिलेटेड है आपके पास तो प्लीज़ उन सबको मेंशन करना. उससे आपका राइटिंग बहुत हद तक ग्लोरीफाई हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो आपका कंक्लूजन है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ओपिनियंस को लेकर. इसके अलावा आप आपके राइटिंग के बीच में अलग अलग क्वेश्चंस, ह्यूमर्स जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको लिख सकते हो. इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एक चेकर के दिमाग में, बिलीव मी. और मतलब वो ये चेक करते करते तो मार्क्स देगा ही, उसको आगे भी लगेगा कि हाँ बच्चे में कुछ तो है, कुछ तो दम है इसमें, ऐसा, है ना. तो आपको क्वेश्चन, ह्यूमर्स वगैरह भी उसमें शो करना है. मार्किंग स्कीम की मैं अगर बात करूँ सो दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स wherein the very first marks is of format. 4 मार्क्स जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके कंटेंट के और 5 मार्क्स होते हैं एक्सप्रेशन के. ठीक है, तो इसको आप मतलब ये बहुत ही अच्छा बल्कि टॉपिक होता है तो इसमें मार्क्स गंवाने की कोशिश मत करना. ठीक है, और ये आपको समवेयर 150 to 200 वर्ड्स में लिखना होता है. तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा असेट है ये टॉपिक. तो चलिए बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ. तो आर्टिकल में सबसे पहले आपको देनी होती है हेडिंग, जो कि आपको कैपिटल में देना चाहिए, जिससे कि एक फीलिंग आए कि हाँ यार हेडिंग लिख रहे हैं. और हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ड्स में होनी चाहिए, प्लस ये बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए. उसके बाद होती है आपकी बायलाइन. सो बायलाइन रेफर्स टू द वन हु इज़ राइटिंग दिस आर्टिकल. तो आपको उसका नाम देना है विच इज़ बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन. आपको वही का वही टापना है, खुद का नहीं लिखना है. ठीक है, उसके बाद होता है मतलब उसके बाद आती है आपकी जो बॉडी. तो बॉडी में बेसिकली यहाँ पर 3 पैराग्राफ जो होते हैं, कम से कम मिनिमम 3 पैराग्राफ्स तो आपको लिखने ही होते हैं. और मैक्सिमम कुछ लिमिट नहीं है, बट टू मेक इट स्मॉल एंड कॉम्प्रिहेंसिव आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैराग्राफ में लिखो. अगर ज़्यादा पैराग्राफ्स के ज़्यादा नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स आप लिखेंगे तो उससे
वो बहुत लेंदी दिख सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पैराग्राफ वाइज कवर करनी है चीज़ों को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपका जो भी टॉपिक है ना। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, से फॉर एग्जांपल जेंडर बायसनेस है या फिर कुछ भी। सो डू यू ऑल्सो ट्रीट द वुमेन इन योर हाउस इन दैट वे, दिस कुड बी अ क्वेश्चन, और इस तरह आपको वहाँ पे लिखना है। अदर देन दिस आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं, कुछ रिपोर्ट या फिर कुछ मीनिंगफुल डेटा आपके पास हो उससे रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आपको। देन टॉकिंग अबाउट द पैराग्राफ 2, तो इसमें हमें लिखना है कि मतलब जो टॉपिक है हमारा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है इसमें। इसके अलावा आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर जो टॉपिक है उसका कुछ वेरिएंट है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो सी, व्हेन यू गेट अ टॉपिक एट अ वेरी लाइक रैंडमली, तो आपको समझ नहीं आता है उसमें क्या लिखे। सो आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट्स जो कि बहुत ही जनरल हैं, जो आप किसी भी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। और टू मेक इट बल्कि 150 to 200 वर्ड्स किसी लोगों के लिए तो पहुंचना इज़ वेरी इजी, और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि पास्ट में उसका सिनेरियो कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, क्या फ्यूचर के उसके प्रेडिक्शंस हैं, उसका कॉज और इफेक्ट रिलेशन बता सकते हो आप कि क्या क्या किस कारण से हो रहा है और उससे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड पैराग्राफ, सो सी, पैराग्राफ 2 में ऑलरेडी देर आर सो मेनी थिंग्स, so you can break it into 2 or 3 according to your need और according to your writing कि वो सिस्टमैटिक लगे। इसके बाद आता है आपका थर्ड पैराग्राफ, तो इसमें आपको लिखना है कि क्या प्रिडिक्शन या क्या सॉल्यूशन आपके पास है उससे रिलेटेड, कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन, या फिर आप गवर्नमेंट को कुछ इनडायरेक्टली बोलना चाहते हो या कुछ भी है, तो आप वहाँ पे पैराग्राफ 3 में आपको बताना है। इसके अलावा आपको आपका ओपिनियन देना है कि आपको इस मैटर या इस इशू के बारे में क्या क्या इसके प्रोज लगते हैं, क्या कॉन्स लगते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये सब। इसके अलावा इधर यू कैन ऐड अ कोट इन द बिगिनिंग और इन द एंड ऑफ द राइटिंग। इससे आपका जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। तो अगर आप किसी पोएट के कुछ लाइंस अगर यू रिकॉल इट दैट टाइम, या फिर आपको कुछ कोट याद आ रहा है, सो प्लीज़ मेंशन। एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जो आपका टॉपिक है उसके रेफरेंस में ही लिखना, कुछ ऐसा डेविएट मत करना। अगर नहीं आ रहा है तो दैट्स ओके, आप नहीं लिखोगे तो उसका कुछ मार्क्स नहीं कटेगा, बट अगर लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इसके अलावा रेलेवेंट डेटा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि यही सिर्फ लिखना है, इतना ही रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। You have to be very free, you have to be very frank with your pen and your paper and just have to write smoothly। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ना कुछ ऐसा नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि आप कुछ कोड्स, कुछ फैक्ट वाला डेटा आप इसमें ज़रूर इन्वॉल्व करना। इसके अलावा ईडियम, फ्रेज, वोकैब्स लिखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। एंड बीइंग एक्सपीरियंस्ड पर्सन मैं बोल रही हूँ कि आप ये सब लिखोगे तो फॉर श्योर आपके कहीं ना कहीं चेकर खुश हो जाएगा आपसे, और यहाँ पर तो मार्क्स देगा, आगे भी चेक करने में उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बच्चा तो अच्छा ही लिख रहा हो ऐसे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट। इतना कुछ बल्कि फॉर्मेट होता नहीं है इसका। अब अपन देख लेते हैं कि हाउ टॉपर्स राइट इन द आंसर शीट, कि जो है उनको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उसको 9.5 ही मिले, बट यार मेरे को एक टॉपर की ये आंसर शीट मिली जिसमें आर्टिकल था, तो ये शायद और में आने लगा है। सो इट्स योर चॉइस कि आपको क्या लिखना है। सो फर्स्ट व्हाट दे हैव रिटन कि मॉनसून अ सोर्स ऑफ मेंस वोज, तो कितना प्यारा उन्होंने हेडिंग दिया है, तो आपको भी इसी तरह का हेडिंग देना है। यहाँ पर उसने एक वोकैब यूज़ करा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा उसने ये भी लिखा है कि कौन मतलब जो राइटर है उसका नाम, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। फिर लॉन्ग गॉन आर दोज डेज, तो यहाँ पर उसने स्टार्टिंग ही कंपैरिजन से की है कि पहले के टाइम पे रेन के लिए हम कितना ज़्यादा प्रे करते थे, और अभी सिनेरियो ऐसा हो गया है कि यार इतनी रेन हो जाती है कि फ्लड बढ़ जाता है, उससे डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है ना। और अभी जो फ्लड्स वगैरह आए हैं वो क्यों आए हैं, सेकेंड पैराग्राफ में उसने उसका कॉज बताया है कि डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आर सम रीजन जिसके कारण क्लाइमेटिक इश्यूज आ रहे हैं।
इसके अलावा दिस रिवील्स द हॉलोनेस ऑफ द क्लेम्स ऑफ द ऑथोरिटीज। तो यहाँ पर उसने ये चीज़ बताई है कि यार यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी गलती है। इसके अलावा यहाँ पर उसने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो उससे क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो दिस इज़ हाउ शी और ही में बी उन्होंने फ्रेम करी है, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ है ना। यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट का भी नाम लिया है, कुछ मेथड्स बताई हैं कि किस तरह से यानी जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है वो बहुत हद तक काम नहीं करेंगे। सो दिस इज़ हाउ एक के बाद एक आपको आपके आर्टिकल को सीक्वेंशियल मैनर में सिस्टमैटिकली लिखना है। थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें उसने लिखा है कि लुकिंग फॉरवर्ड विद अ परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसके अलावा जैसे कि उसने यहाँ पर कुछ एडवाइसेस भी दिए हैं, फिर सोल्यूशन दिए जैसे डिफॉरेस्टेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, एफॉरेस्टेशन, ये सब, सॉरी डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन। तो ये सब उसने लिखा है। लास्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर फॉर अ सेटल फ्यूचर। तो इस तरह से उसने अपना जो है आर्टिकल उसको एंड करा। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं उसने कुछ होपफुल लाइंस लिखी है, कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर थर्ड लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। और आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ। एंड आपको भी इसी तरह से लिखना है। अगर आप चाहो तो इसको सेकंड पैराग्राफ को स्प्लिट कर दो तो सारे इक्वल दिखेंगे, तो दैट विल ऑल्सो गो। तो फर्स्ट में उसने इंट्रो काइंड ऑफ दिया, सेकंड में उसने आगे का एक्सप्लेन करा, और थर्ड में उसने कंक्लूड करा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू राइट to get all your 10 marks in article writing. Hope this was a helpful video for all of you. If yes, तो please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना, शेयर करना। एंड अगेन अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, so you can ask in the comment section below. So yeah, that's all for today. Thank you and all the very best.